ऐसे इंसान जो 1975 और 80s के टाइम पे ना इंसान के भगवान हुआ करते थे। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और अब लोगों की कमेंट्स क्या आती हैं, हालांकि ये सबका पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट नहीं करती, पर फिर भी एक रैंडम कमेंट्स। अमिताभ बच्चन खाली फिल्मों में हीरो हैं, असल ज़िंदगी में ये एक मौका परस्त और स्वार्थी आदमी है। देश से इतना प्यार सम्मान मिलने के बावजूद ये आदमी हमेशा चुप रहता है। अमिताभ बच्चन शुरू से ही आसान फरामोश इंसान है और गद्दार भी हैं। अमिताभ बच्चन सिर्फ कलाकार हैं, अच्छे व्यक्ति और मौका परस्त ज़्यादा हैं, वफादार नहीं है। ऐसे कमेंट्स कोई क्यों ही करेगा किसी एक इंसान के बारे में। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ आज, और इससे आपको ये समझ आएगा कि इंसान जो है ना वो हमेशा इंसान ही होता है, चाहे वो दुनिया का बेस्ट एक्टर हो या सेलिब्रिटी हो। खैर बीच में बात करेंगे इन सारी चीज़ों की ना, मैं सीधे कहानी शुरू करता हूँ। बात यह है कि अमिताभ बच्चन की रियल स्टोरी है वो, सो फार उनके जो जितना भी हम मतलब सोर्सेस के थ्रू जितना मैं कलेक्ट कर पाया वो आपको बताता हूँ। बात यह है कि बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है कि अमिताभ बच्चन जो है ना वो नेहरू फैमिली के बहुत क्लोज थे, और इतना क्लोज थे कि अमिताभ बच्चन राजीव गांधी जो है ना वो लंगोटिया यार टाइप मान लो आप। बात ये थी कि नेहरू एक्चुअली सिर्फ अमिताभ बच्चन दोस्त नहीं थे नेहरू फैमिली के। दोस्ती जो शुरू हुई थी ना वो हरिवंश राय बच्चन से शुरू हुई थी, जो अमिताभ बच्चन के ऑफ कोर्स फादर थे। This relationship was not started by me. और वो भी इंटरेस्टिंग कहानी है। नेहरू फैमिली और हरिवंश राय बच्चन की फैमिली काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। क्लोज होने का रीज़न था वो थोड़ा पीछे जाता है वो स्टोरी। बात ये थी कि हरिवंश राय बच्चन जो है वो पोएट है, ग्रेट पोएट, वन ऑफ द ग्रेट पोएट। और उनकी जो शादी है ना वो 34 साल की उम्र में हुई थी। दूसरी शादी, पहली शादी जो हुई थी तो उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका देहांत हो गया था। दूसरी शादी जो उनकी हुई ना वो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अनकन्वेंशनल थी, मतलब तेजी बच्चन से उनकी शादी हुई थी जो एक सिख फैमिली से बिलोंग करती थी पंजाब के। अब उस टाइम पे आप हिसाब लगा लो, आज़ादी के टाइम पे उस टाइम अगर आप हरिवंश राय बच्चन की जो कास्ट थी वो कायस्थ थे, कास्ट से, जाति से। उस टाइम पे अगर आप इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हो ना तो वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो इलाहाबाद का जो लोकल एरिया था ना वहाँ पे काफ़ी लोग जो थे ना नाराज थे कि भाई ये क्या कर दिया, और इंसान जो है समाज से निकाल दिया जाता था। उस टाइम की तो सिचुएशन ये होती थी, तो आज़ादी मिली नहीं थी हमें उस टाइम पे। तो नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू से सरोजनी नायडू ने हरिवंश राय बच्चन को मिलवाया। क्यों मिलवाया? क्योंकि नेहरू थे ही वो लिबरल विचारों वाले। आनंद भवन की बात है इलाहाबाद के, और सरोजनी नायडू ने जिस तरीके से मिलवाया था ना कि द पोएट एंड द पोएट्री, मतलब हरिवंश राय बच्चन पोएट और तेजी बच्चन जो है पोएट्री, उनकी पोएट्री। और वो जवाहरलाल नेहरू के दिमाग पे ना काफ़ी असर कर गई थी वो चीज़। फिर वो हरिवंश राय बच्चन का उन्होंने काम वगैरह पढ़ा और जाना, तो वो काफ़ी एडमायर करने लग गए उनको। बाद में जवाहरलाल नेहरू जब देश का विजन सोच रहे थे ना आज़ादी के बाद में, उनका विजन ये था कि हमारा देश जो है ना वो एक होना चाहिए। एक तो पाकिस्तान अलग हुआ था जिन्ना की वजह से, और उनको इस बात का बड़ा दुख था कि भाई पाकिस्तान क्रिएट हो गया, वो नहीं चाहते थे वो कि क्रिएट हो। तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में फ्यूचर में किसी भी तरीके का विभाजन हो। लेकिन उस टाइम चल रही थी भाषा की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा। भाषा के बेसिस पे प्रदेश चाहते थे लोग, खास करके जो साउथ में अपने प्रदेश हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, जो हम आज देखते हैं, उस टाइम पे नहीं थे। उस टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी करके पूरा का पूरा प्रोविंस हुआ करती थी, मतलब बड़ी सी। तो जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं चाहते थे भाई कि किसी भी तरीके से जो है ना वो भाषा के आधार पे कोई भी स्टेट बटे, क्योंकि कल को फिर वो भाषा के आधार पे स्टेट बटेगा, फिर कल को और विभाजन हो सकता है, लड़ाई और झगड़े बढ़ सकते हैं। ऐसा विभाजन वो चाहते नहीं थे। तो उनका एक विजन था कि इंडिया होना चाहिए बिल्कुल यूनाइटेड, और वो यूनाइटेड होने के लिए भाषा की तो ज़रूरत है, एक कॉमन भाषा की, क्योंकि भाई पंजाब में बैठा हुआ बंदा जो है वो तमिलनाडु की तमिल को नहीं समझ पाता है। तो इसके लिए ना वो इंग्लिश को तो नहीं कर सकते थे वो लैंग्वेज, भाई देश में कितने ही लोगों को इंग्लिश आती थी। एक ही लैंग्वेज थी जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ये मान लो कि सहूलियत दे सकती थी, और वो थी हिंदी। इसीलिए उन्होंने ये कोशिश करी कि पूरे देश में हिंदी जो है वो मैंडेटरी कर दी जाए, एटलीस्ट सेकंड लैंग्वेज के रूप में तो मैंडेटरी कर ही दी जाए स्कूल्स में, ताकि लोग सीखें। लेकिन अगर आप हिंदी को नेशनल लेवल पे एक लैंग्वेज बनाना चाहते हो तो आपको हिंदी के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और हरिवंश राय बच्चन से ज़्यादा एक्सपर्ट कौन होगा जो खुद पोएट है अपने आप। तो नेहरू ने हरिवंश राय बच्चन को विद फैमिली बुलाया दिल्ली, और अपने आसपास ही रखा। उस टाइम नेहरू ऐसा करते थे कि देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश को एक पर्टिकुलर इमेज देने के लिए, या उनका जो भी विजन था उस हिसाब से जितने भी लोग होते थे ना, जैसे
जर्नलिस्ट और टीचर्स और IAS IPS ऑफिसर्स, उस टाइम उसको ICS भी बोलते थे, और राइटर्स और हरिवंश राय बच्चन जैसे लोग, उनको वो दिल्ली में अपने आसपास ही रखते थे। और उस टाइम कॉलोनीज वगैरह कटी थी और उनको उन्हीं में प्लॉट्स वगैरह दे के घर वर बनवा के पूरी फैमिली के साथ वहीं रखते थे अपने क्लोज सर्कल में, ताकि पूरा देश जो है वो वहीं से रन करा जा सके। NCERT के सिलेबस वगैरह सब कुछ वहीं से बना है काइंड ऑफ। तो हरिवंश राय बच्चन और नेहरू की जो फैमिली थी, ये बताना ज़रूरी है। अभी ये मत समझना कि भाई तू हमें इनकी कहानियाँ क्यों समझा रहा है, आगे ये समझने के लिए कि इनका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग था। तो हरिवंश राय बच्चन की फैमिली और नेहरू फैमिली जो है वो दिल्ली में आसपास ही रहती थी। इनफैक्ट इनकी जो दोस्ती थी वो इतनी गहरी थी, अब नेहरू तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते थे, कि हरिवंश राय बच्चन के जो बेटे थे अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन, ये राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ खूब खेले हैं, साथ में स्विमिंग वगैरह करी है, काफ़ी कुछ करा है। अब बात ये थी कि हरिवंश राय बच्चन की जो दूसरी शादी है वो 34 साल में हुई है। तो तेजी बच्चन जो है ना, वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी की उम्र यानी कि इंदिरा गांधी के डायरेक्टली वो उम्र की ही हो गई, मतलब उनकी वो दोस्त बन गई। तो फैमिली बॉन्डिंग वैसे भी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। हरिवंश राय बच्चन जो है वो जवाहरलाल नेहरू से काफ़ी छोटे थे, 17-18 साल छोटे थे। बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, साथ में टाइम बहुत गुजारा। अब फास्ट फॉरवर्ड अगर मैं थोड़ा सा आगे करूँ ना, तो राजीव गांधी जो है वो तो नहीं चाहते थे कि पॉलिटिक्स में जाएं, ठीक। संजय गांधी तो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थे ही। राजीव गांधी का था कि वो पॉलिटिक्स से बाहर रहेंगे, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो बाहर पढ़ेंगे। पहले तो बाहर पढ़े, उसके बाद फिर उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली और इंडियन एयरलाइंस में वो काम करने लग गए। अमिताभ बच्चन दूसरी तरफ, पहले उन्होंने कोई जॉब करी, उसके बाद वो पहुंच गए सीधे मुंबई, क्योंकि उन्हें एक्टर बनना था, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेनी थी। अब यहाँ पे एक बात आती है कि हम बहुत सुनते हैं ना कि अमिताभ, बचपन में सुना करते थे हम कि अमिताभ बच्चन ने बहुत स्ट्रगल करा है, उनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा थी और उनका जो फेस था वो काफ़ी गोरा नहीं था और उनकी आवाज़ भारी थी, तो उनको रोल्स वगैरह नहीं मिलते थे। उन्होंने 200 रुपये के साथ बहुत लंबा टाइम गुजारा है, मरीन ड्राइव पे वो सीट बेंचों पे सोते थे, बहुत स्ट्रगल करा है। पर ना ये डाइजेस्ट नहीं होती बात एक्चुअली, क्योंकि अगर ये स्ट्रगल है ना, तो उस टाइम जो गरीबी में लोग, भूखमरी से मरने वाले लोग थे, फिर उनको क्या बोलोगे आप। अब आप ये सोचो ना कि नेहरू ने हरिवंश राय बच्चन को इलाहाबाद से दिल्ली बुलाया था, पता कितने रुपए की सैलरी पे, मंथली 1000 रुपये की सैलरी पे। उस टाइम जो हमारी एवरेज सैलरी थी ना वो 22 रुपये थी, मतलब 0.1% से भी नीचे, मतलब 0.1% जो लोग हैं ना हमारे देश के, उनसे भी आगे थे हरिवंश राय बच्चन की सैलरी। साथ में अगर आपकी फैमिली जो है, हरिवंश राय बच्चन की फैमिली और नेहरू फैमिली जो है वो साथ में इतने ज़्यादा क्लोज है कि बच्चे साथ में खेलते हैं, तो भाई प्राइम मिनिस्टर से अगर आपके डायरेक्टली इतने तगड़े कॉन्टैक्ट्स हैं तो उसको आप कमज़ोर इंसान कैसे मान सकते हो। साथ में जब अमिताभ बच्चन मुंबई आए थे ना, तो उनके पास इंदिरा गांधी का दिया हुआ लेटर था जो उनको इंट्रोड्यूस करता था फिल्म इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट लोगों से। इतने तगड़े नेटवर्क, ताकि उनका जो है फिल्म इंडस्ट्री में बढ़िया नेटवर्क क्रिएट हो जाए। इसको हम स्ट्रगल कैसे कह सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं अमिताभ बच्चन की जो एक्टिंग है उसको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। अमिताभ बच्चन की जो फिल्म्स है ना वो नेक्स्ट प्रो लेवल की हैं, पर ये स्ट्रगल की डेफिनेशन में मेरे लिए तो नहीं आता है। इवन आफ्टर के अमिताभ बच्चन जो है वो खुद का स्टैंड ले रहे हो ना कि मैं खुद कमाऊंगा, खुद रहूंगा, फैमिली से हेल्प नहीं लूंगा, तब भी उनको ये बात पता होगी क्लियर कट कि भाई फैमिली तो पीछे खड़ी ही है ना, फैमिली तो स्टेबल है। और हमेशा ग्रोथ का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। खैर उस टाइम का चीज़ ये थी कि इमोशनल स्टोरीज को बेचो, और गरीब जनता थी हमारे देश की, मिडिल क्लास, वो तो सपने देखना चाहती थी, तो उनको सपने दिखा दिए जाते थे। कोई भी गरीब उठ के अमिताभ बच्चन बन सकता है, ये सपने दिखाए गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब बन सकते हो आप, लेकिन एक इंसान जो लेवल 10 से उठ के लेवल 20 जा रहा है ना, उसके मुकाबले लेवल 0 यानी कि हद से ज़्यादा गरीब इंसान को लेवल 20 आने में 1000 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस इंसान से जो लेवल 10 से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन आपको स्टोरीज ऐसी सुनाई जाएंगी कि लेवल 10 वाला जो है वो लेवल 0 ही लगेगा आपको। क्योंकि मैं जब मुंबई आया वो बहुत कुछ छोड़ छाड़ के आया था। खैर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये तो मेरा पर्पस ये था कि भाई तुम्हें आपको समझा दूँ कि इनकी दोस्ती जो है वो कितनी गहरी थी, अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की फैमिली की, और इन दोनों के भी साथ में। तो फास्ट फॉरवर्ड होते हैं अब 31 अक्टूबर 1984, जिस दिन इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उस दिन राजीव गांधी जो थे ना वो वेस्ट बंगाल में थे। हालांकि राजीव गांधी ने बोला था कि भाई मैं कभी राजनीति में आऊंगा नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पर उन्हें आना पड़ा क्योंकि संजय गांधी का प्लेन क्रैश हुआ था उससे पहले। तो इंदिरा गांधी की जो आगे पीढ़ी को चलाने वाला पॉलिटिक्स में कोई बचा नहीं, तो राजीव गांधी को जबरदस्ती इलेक्शन पॉलिटिक्स में आना पड़ा। पर बात ये थी कि राजीव गांधी जो है ना वो कभी पॉलिटिक्स में बहुत नए थे। वो मतलब उन्होंने कभी मेजर इलेक्शन ही नहीं लड़ा, कोई बाई इलेक्शन लड़ा था एक छोटा सा, वो भी बाई इलेक्शंस को आप मेजर इलेक्शन नहीं मान सकते, तो उन्होंने तो कोई इलेक्शन लड़ा ही नहीं था। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू तो मंजे हुए खिलाड़ी थे, इनको तो पॉलिटिक्स की अच्छी खासी समझ थी। राजीव गांधी उस टाइम वेस्ट बंगाल में थे जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, और उस टाइम इंदिरा गांधी को एम्स में भर्ती करा गया। फिर राजीव गांधी वेस्ट बंगाल से आए
अब आप लगा लो कि इनसिक्योरिटी और डर कितना ज़्यादा था कि इंदिरा गांधी को अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2:20 के आसपास एम्स के ऑफिशियल्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि इंदिरा गांधी अब नहीं बची। फिर भी ये न्यूज़ जो है ना वो दूरदर्शन और बाकी जो मीडिया प्रेस वगैरह थी उसके द्वारा अनाउंस नहीं करी गई। वो अनाउंस करी गई शाम को 6:10 बजे। वो तब प्रयासों के बावजूद हम उसे बचा नहीं सके। और राजीव गांधी ने 6:55 पे शपथ ले ली प्राइम मिनिस्टर की। I, राजीव गांधी। वो 6:10 पे इसलिए अनाउंस करी गई ताकि राजीव गांधी जो है वो वेस्ट बंगाल से दिल्ली आ सके। इतनी इनसिक्योरिटीज थी। राजीव गांधी और उनके फेवर में जो लोग खड़े होंगे ना, उनको अच्छा खासा पता था कि भाई यहाँ पे केओस हो सकता है और हमेशा के लिए गांधी फैमिली जो है ना उनके पास से पावर छीन सकती है। उसका एक और रीजन था कि इंदिरा गांधी जो थी, आपको पता ही है कि स्ट्रिक्ट पॉलिटिशियन थी वो, मतलब लेडी विद आयरन फिस्ट। और उनके डिसीजंस की वजह से ना कांग्रेस के अपने पार्टी में भी बहुत फैक्शंस हो गए थे। लोग जो हैं वो गुस्से में थे। उन्हें लगता था, एक तो उसका रीज़न ये भी था कि संजय गांधी के जाने के बाद ना सिर्फ 3-4 सालों में राजीव गांधी को पायलट से उठा के इंदिरा गांधी ने अपने सबसे क्लोज एडवाइज़र तक की पोजीशन तक पहुंचा दिया था। और उसमें ऑब्वियस ही बात है ना कि राजीव गांधी उस पोजीशन से तो पहुंच गए, तो मतलब इंदिरा गांधी जो है वो राजीव गांधी को अगला पीएम बनाने की कोशिश करेंगी। तो बहुत सारे जो एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस थे ना, उन्हें बिट्रेड फील हो रहा था कि भाई हमारा क्या, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं फिर इतना, अगर टॉप पे सिर्फ एक ही फैमिली को पहुंचना है तो कांग्रेस के अंदर खुद अपने काफ़ी फैक्शंस हो रखे थे। अब राजीव गांधी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई वो इलेक्शन जीते 1984 का, मतलब अगला इलेक्शन जीते, क्योंकि अगर वो अगला इलेक्शन नहीं जीते तो कांग्रेस में जो और एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस हैं वो उन्हें बहाना मिल जाएगा कि राजीव गांधी तो बिल्कुल नाइव हैं और वो तो एक्सपीरियंस्ड ही नहीं है, फालतू में इलेक्शंस वगैरह लड़वा दिए और ज़बरदस्ती कांग्रेस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और काम खराब हो जाता। मतलब गांधी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टाइम था वो। इसीलिए राजीव गांधी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पहले तो ये कि उन्होंने जो इलेक्शंस है ना, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, दिसंबर 1984 में ही इलेक्शंस घोषित कर दिए गए 2 महीने बाद ही, ताकि वो सिंपैथी वेव एक मिल जाए। इलेक्शंस हुए और कांग्रेस बहुत ही तगड़े नंबर से जीती। लेकिन इलेक्शन से पहले ना राजीव गांधी को वो सब लोग चाहिए थे जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पुराने जो लोग जो इलेक्शंस लड़ते आए ना उनमें तो उन्हें पता भी नहीं था कि किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते। यही अमिताभ बच्चन को राजीव गांधी ने याद किया, क्योंकि वो तो उनके भाई बचपन के दोस्त थे। और इस टाइम तक ना अमिताभ बच्चन की जो लोगों के मन में इमेज थी ना, बहुत सारे, वो कुछ भगवान से कम नहीं थी। 1975 में शोले मूवी आई थी और 5 साल वो मूवी ना बहुत सारे थिएटर्स में लगातार चलती रही। उनकी फिल्म आती थी ना 4-4 महीने थिएटर से हटती नहीं थी। आज के टाइम पे 1 हफ्ते में फिल्म हट जाती है। और वो इंसान 1 मैन आर्मी था फिल्म्स में, मतलब अगर उनको जितने रुपए मिलते थे ना फिल्म्स बनाने के लिए, दूसरे तीसरे नंबर के बंदे को उनसे आधे ही रुपए मिलते थे। जिस फिल्म पे वो बंदा हाथ रख दे वो फिल्म हिट ही हिट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब कुली फुल फिल्म में 1982 में अमिताभ बच्चन की चोट लगी थी ना, तो ऐसे मान लो कि नेशनल इमरजेंसी हो गई थी वो। हजारों लोग अमिताभ की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। लोग मंदिरों में हवन कर रहे थे, लोगों ने व्रत रखने शुरू कर दिए थे और न्यूज़पेपर्स में ऑलमोस्ट हर दिन 3-4 हफ्तों तक ऐसे लगता था कि हर दिन ये अपडेट हो रहा है कि अमिताभ बच्चन की तबीयत कैसी है। तो इस बात की इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो आप। पर ये वो एक जगह थी जहाँ पे अमिताभ बच्चन ने वो डिसीजन ले लिया जो उन्हें शायद नहीं लेना चाहिए था। एक्चुअली इंदिरा गांधी ने इस चीज़ के लिए पहले से ही एक काइंड ऑफ भविष्यवाणी करी थी कि अमिताभ बच्चन को कभी पॉलिटिक्स में लेके मत आना राजीव गांधी से। राजीव गांधी सजेस्ट करते रहते थे कि जितनी अच्छी इमेज अमिताभ बच्चन की है, दोस्त तो थे ही वो, उससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है कांग्रेस के नैरेटिव को पुश करने के लिए और कांग्रेस जो है उसकी इमेज को सुधारने के लिए। इंदिरा गांधी हमेशा उनको मना करती थी कि इससे ना अमिताभ बच्चन का नुकसान हो जाएगा, उसका करियर खराब हो जाएगा। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के जाने के बाद तो उन्हें अमिताभ बच्चन को याद करना उनका बनता था और अमिताभ बच्चन जो है वो भी उन्हें मना नहीं कर पाए पॉलिटिक्स में उतरने से। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी इंदिरा गांधी के काफ़ी करीब थे, मतलब तेजी बच्चन की वो डायरेक्टली फ्रेंड थी, तो माँ के बराबर उनकी मतलब रेस्पेक्ट थी उनके मन में। साथ में राजीव गांधी से जो है वो बचपन की दोस्ती थी। अमिताभ बच्चन जो है वो मना नहीं कर पाए और उन्होंने इलेक्शन लड़ा 1984 में इलाहाबाद की सीट से और यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको उन्होंने 1,87,000 वोटों से हराया। लेकिन यहाँ से ना अमिताभ बच्चन के एक्चुअल में डाउनफॉल शुरू हुआ बहुत गंदा वाला। पहली चीज़ तो ये थी कि आप जैसे ही इलेक्शंस में या फिर पॉलिटिशियन बनने की कोशिश करते हो ना, तो ये तय हो जाता है कि अब आपका जो कैरेक्टर असैसिनेशन है ना वो शुरू हो चुका है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसा काम करो कैसा ना करो। अमिताभ बच्चन तो एक्चुअली खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि वो इलाहाबाद की जनता के लिए कुछ खास काम कर नहीं पाए, क्योंकि उनको भी ये रियलाइज़ हुआ कि भाई वादे तो बहुत कर दिए, पर पॉलिटिक्स में आने के बाद में ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बनती हैं कि जो इंसान करना चाहता है वो कर ही नहीं पाता।
और अमिताभ बच्चन भी सो फार कर नहीं पा रहे थे। उसके ऊपर जो सबसे बड़ी चोट लगी ना वो था बोफोर्स स्कैंडल। राजीव गांधी के अलावा अमिताभ बच्चन भी आरोपों से घिर गए। एक्चुअल में हुआ क्या कि इंडियन आर्मी ना अपनी जो उसकी आर्टिलरी थी, मतलब जो हमारे वेपन्स थे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए बोफोर्स एक कंपनी होती थी स्वीडन की, उसके साथ डील हुई 1400 करोड़ रुपए की। 400 के आसपास बंदूकें जो हैं वो खरीदी जानी थी इंडियन आर्मी के लिए। और ये जो डील है ना, ये 1986 में हुई थी, मार्च के महीने में। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, डील हो गई, ठीक है। लेकिन एक साल बाद अप्रैल 1987 में स्वीडन में एक चीज हो गई कि स्वीडिश रेडियो पे ये अनाउंस करा गया कि बोफोर्स कंपनी जो अपने कॉन्ट्रैक्ट लेती है ना बहुत सारी गवर्नमेंट्स से, तो वो एक्चुअली रिश्वत का इस्तेमाल करती है, रिश्वत खिलाती है वो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को, और तब जाके ऑर्डर्स लेती है। और उसमें सबसे बड़ा नाम जो आया ना वो इंडिया का आया। सीधे सीधे एलिगेशंस थे कि भाई 64 करोड़ रुपए इंडियन पॉलिटिशियंस को दिए गए हैं, तब जाके ये ऑर्डर उनको मिला है। अब इसी टाइम पे ना द हिंदू की चित्रा सुब्रमण्यम थी जो वहीं मौजूद थी स्वीडन के अंदर। तो जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे जिसके बेसिस पे रेडियो पे ये अनाउंसमेंट हो रही थी, वो डॉक्यूमेंट्स किसी एक इंसान ने लीक करे थे। वो विसल ब्लोअर था। विसल ब्लोअर इसी को बोलते हैं जो अंदर की खबर को बाहर लीक कर दे। अब चित्रा सुब्रमण्यम ने ना वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो उठा के ले आई वो उन्होंने, और वो उसमें एक डायरी थी बोफोर्स कंपनी जो थी ना उसके एमडी की। उस डायरी में लिखा हुआ था कि क्यों जो है ना, क्यों लेटर क्यों, उसका आर्ट से जो रिलेशन है ये हमें बहुत नुकसान दे सकता है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब इसमें क्यों कौन है और आर कौन है। अब इसमें और जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हुई ना इस मामले में, स्कैंडल में, तो पता चला कि बोफोर्स कंपनी ने एक कंपनी को हायर किया था जिसका नाम था एई सर्विसेज। और उस कंपनी से हायर क्यों किया था, ये ऑफिशियली तो ये था उसका जो मतलब एक विजन था कि भाई ये कंपनी हमें नेगोशिएशंस करने में हेल्प करेगी, हमें बताएगी कि किस देश को किस तरीके से चीज़ें ऑफर करनी है, कहाँ पे डिस्काउंट, या मतलब एक तरीके से मान लो कि वो ऑफिशियल उसका क्लेम ये था कि ये कंपनी हमें सिखाएगी कि नेगोशिएशंस कैसे करनी है डील के लिए। और अगर ये कंपनी हमारी इंडिया के साथ डील करवा देती है तो 3% कमीशन इसका। जबकि वो सब बकवास वाली बातें हैं, क्योंकि एई सर्विसेज जो है ना उसके ना कोई एम्प्लॉयज थे, ना उसकी कोई कैपिटल थी, और वो कंपनी नहीं थी, वो शेल कंपनी थी। एक तरीके से ये कि उसके थ्रू पैसा जो है वो स्विस अकाउंट्स में जाएगा, और जो भी बंदा यहाँ पे काम कर रहा है ना वो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को रिश्वत देगा और वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। मेन चीज ये है। अब ये चीज जो हुई ना, तो एई सर्विसेज जो है ना उस कंपनी का एक्चुअली मालिक ही ये बंदा था। उस कंपनी का जो मालिक था ना उसका नाम था ओटावियो क्वाट्रोची। अब प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो सॉरी। ये बंदा जो है ये इटालियन था, और ये बंदा एक्चुअली इंडिया में इटालियन पेट्रोकेमिकल फर्म को रिप्रेजेंट करता था, जिसका आर्म्स एंड एम्युनिशन से कोई लेना देना नहीं। वो बंदा भाई वहां पे क्या कर रहा है। अब ये बंदा जो है ना वो राजीव गांधी फैमिली के बहुत क्लोज था, इतना क्लोज जितना मतलब हरिवंश राय बच्चन की फैमिली साथ में खेलते थे ना नेहरू फैमिली के, ऐसे ही ओटावियो क्वाट्रोची जो है इसकी फैमिली, इसकी वाइफ थी मारिया, और इसके बच्चे जो है वो सीधे राजीव गांधी और उनकी फैमिली के साथ में खेलते कूदते थे काफी। मतलब ये जो राजीव गांधी के बॉडीगार्ड या आसपास लोग रहते थे ना, उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दी थी कि काफी अच्छे दोस्त थे। इवन क्वाट्रोची ने भी एक्सेप्ट करा हुआ है कि वो अच्छे खासे दोस्त थे। अब क्यों का आर से रिलेशन बहुत जो एमडी की डायरी में मिला था, तो क्यों कौन है और आर कौन है ये क्लियर कट दिखाई भी दे रहा है। अब इसके बेसिस पे जो है वो काफी ज्यादा ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्वीडन रेडियो पे ये अनाउंसमेंट हो रही है तो स्वीडन के न्यूज़पेपर ने भी कुछ चीजें छापनी शुरू कर दी। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन न्यूज़पेपर क्यों छोड़ेंगे, उन्होंने भी बहुत बढ़िया करके इन सारी चीजों को छापना शुरू कर दिया। अब राजीव गांधी जो है उनके लिए तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया एक तरीके से, उसको पुश अवे कर पाना ही बड़ा मुश्किल है। अपोजिशन जो है वो अच्छे खासे तरीके से घेर रही है। साथ में जो कांग्रेस के नेता हैं, जैसे वीपी सिंह उस टाइम के नेता हुआ करते थे, बड़े नेता, वो डिफेंस मिनिस्टर बने थे। बोफोर्स डील उनके टाइम पे नहीं हुई थी, लेकिन वो बने थे। उनकी इमेज वैसी थी कि बस टोटली जो है वो करप्शन वगैरह पसंद नहीं करते सब। उन्होंने बोफोर्स के स्कैंडल में मेजर इंक्वायरी खड़ी कर दी, और वो राजीव गांधी की एक्चुअली गुड बुक्स में भी नहीं आते थे। बस पॉलिटिशियन, बड़े एक तरीके से प्रभावशाली पॉलिटिशियन थे, तो इंपॉर्टेंट पोजीशन तो उन्हें होल्ड करनी ही थी। राजीव गांधी जो है वो चारों तरफ से फंस गए। अब हुआ क्या कि इंडिया से एक इन्वेस्टिगेशन की टीम जाती है स्वीडन, और वो टीम जाने के बाद में वहाँ स्वीडन के जो ऑफिशियल्स थे उनसे बातचीत करती है और बताती है कि देखो 5 स्विस अकाउंट्स की बात हो रही थी पहले, कि 5 स्विस अकाउंट्स जो हैं वो कुछ ऐसा उसमें घपला है। उन्होंने बताया कि हमें 6ठा बैंक अकाउंट भी मिला है, स्विस बैंक अकाउंट, उसकी हमें टिप मिली है, और वो जो है वो बच्चन फैमिली से कॉन्टैक्ट रखता है। यही बात इंडियन इन्वेस्टिगेशन टीम के किसी ऑफिशियल ने चित्रा सुब्रमण्यम को जाके बताई, बड़े एक्साइटेड होके, कि बच्चन फैमिली से भी कोई ना कोई कॉन्टैक्ट मिला है। जबकि इस चीज की कोई सच्चाई नहीं थी, इसका ना कोई एविडेंस था, ना कोई
कोई सबूत था इसका। ये जो पूरी न्यूज़ थी ना, ये एक्चुअली प्लांटेड थी, प्लांट करी गई थी। इनफैक्ट आगे की कहानी भी प्लांट कर दी गई थी कि अमिताभ बच्चन की फैमिली ने, यानी अजिताभ बच्चन और उन्होंने मिलकर स्विट्जरलैंड में एक फ्लैट खरीदा है, उसमें राजीव गांधी जो है उनको भी खुश करा गया है। ये सारी न्यूज़ प्लांट करने के बाद में एक स्वीडिश न्यूज़पेपर है, उसने ये खबर छाप भी दी। ये सब कुछ जो हुआ ना वो 1987 से लेके 1990 तक चलता रहा, 3 साल तक चलता रहा। 1987 में जब बोफोर्स स्कैंडल की बात हुई थी ना और अमिताभ बच्चन का पहली बार नाम आया था, तो तभी अमिताभ बच्चन ने अपनी जो MP की सीट थी, पॉलिटिक्स जो है उससे इस्तीफा दे दिया कि मैं नहीं पॉलिटिक्स में रहूंगा अब। और इतने गंदे लेवल पे जो इमेज है ना उसको खराब करा जा रहा था अमिताभ बच्चन की। अब एक पॉलिटिशियन होता है ना जो नेता, उसके खिलाफ तो जिस दिन वो राजनीति में कदम रखता है ना तो लोग बोलने ही लग जाते हैं ना। पर अमिताभ बच्चन की इमेज रियलिटी में गॉड लाइक इमेज थी। लोग जो है वो मरने मारने के लिए रेडी हो जाते थे अमिताभ बच्चन के लिए। पर ऐसी अगर किसी पे इल्जाम लगने शुरू हो जाएं तो आगे तो भाई कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैटर ही नहीं करता। लोगों के दिमाग में तो टोटली उस टाइम ही एक तरीके से एक नैरेटिव बन जाता है कि अमिताभ बच्चन ने धोखा दिया है हमें भाई। 1990 में जब स्वीडिश न्यूज़पेपर ने खबर छापी थी ना, तो अमिताभ बच्चन ने स्वीडिश न्यूज़पेपर पर कोर्ट केस किया था, इंटरनेशनल कोर्ट केस, और वो जीत भी गए थे। हम लोग तो उस जमाने में थोड़े से और जवान थे, तो इसको सही लिया और उसके साथ लड़े भी। हम कोर्ट कचहरी गए विलायत में। स्वीडिश न्यूज़पेपर ने क्लियर कट माफी मांग ली और उन्होंने ये भी बता दिया कि इंडियन इन्वेस्टिगेशन ने ये जो न्यूज़ है ना ये हमें दी थी। इंडियन इन्वेस्टिगेशन टीम तो दे ही नहीं सकती, मतलब बोफोर्स जो है वो स्वीडिश कंपनी है, पता होगा तो उनको पता होगा। इंडियन इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है, वो तो पता लगा ही नहीं सकते इतनी आसानी से जब तक बाहर से उनको नॉलेज ना मिले। नॉलेज तो उन्हें स्वीडन से मिलनी चाहिए थी, फिर वो बताते। तो ये तो काम ही उल्टा था, मतलब प्लांट ही करी गई थी सारी कहानी जो है। इनफैक्ट जो वो बंदा था ना जो विसल ब्लोअर था, जिसने स्टार्टिंग से ही डॉक्यूमेंट लीक करे थे, उसने भी यही बोला कि इंडियन इन्वेस्टिगेशन टीम जो आई थी ना उसने ज़बरदस्ती इस खबर को फैलाया था। हमारे पास इसका ना तो कोई एविडेंस था और ना हमें पता था ऐसा कुछ भी। उन्होंने कहा कि हमारा जो नाम था वो प्लांट किया गया था जानबूझ करके। अमिताभ बच्चन कोर्ट केस जीत गए। उस जो न्यूज़पेपर की कंपनी थी उसने माफ़ी मांग ली, सीधे सीधे फुल फ्लेज्ड अपोलोजाइज कर लिया। लेकिन इंडिया की जनता तो आज भी इतनी स्मार्ट नहीं है कि वो फैक्ट को चेक करे प्रॉपर तरीके से। देखो मैं ऐसा किसी को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन होता है इंडिया की जनता में, मतलब कोई फैक्ट चेक नहीं करना, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, व्हाट्सएप इंस्टा कुछ पता नहीं है। उस टाइम तो फिर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि अमिताभ बच्चन कोर्ट केस जीत भी गए तब भी इमेज कहाँ सुधर जाएगी ऐसे। इसी रीज़न की वजह से उन्होंने पॉलिटिक्स से तो छोड़ दिया। 1987 से लेके 1990 के बीच में जितनी उनकी फिल्म्स आई ना, मैक्सिमम फ्लॉप। गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, जादूगर, मैं आज़ाद हूँ, हो सकता है आपने कई होगा तो नाम भी ना सुना हो, जबकि अमिताभ बच्चन की फिल्म्स का नाम ना सुने कोई इंसान बहुत डिफिकल्टी होता है। अग्निपथ मूवी आई थी 1990s में और ये भी फ्लॉप हो गई थी, मतलब बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप हो गई थी। वैसे फिल्म कितनी अच्छी थी कि भाई इसका तो रीमेक बना है, ऋतिक रोशन ने बनाया हुआ है। सिचुएशन ऐसी थी कि 1990 में ना एक मैगजीन आती थी, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया मैगजीन। इसने तो अमिताभ बच्चन का फोटो छाप के नीचे लिख दिया था फिनिश्ड, मतलब करियर फिनिश्ड। 1990 से 92 के बीच में भी अमिताभ बच्चन ने कुछ फिल्म्स करी, लेकिन वो भी काइंड ऑफ फ्लॉप। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने ऑलमोस्ट सेमी रिटायरमेंट घोषित कर दिया काइंड ऑफ, और वो कुछ टाइम के लिए इंडिया से बाहर चले गए, शांति सुकून ये सारी चीज़ें ढूंढने। अब इसी बीच में ना 1991 में राजीव गांधी का असैसिनेशन हो चुका था ऑलरेडी। तो गांधी फैमिली से अमिताभ बच्चन को यहाँ पे कोई सपोर्ट मिल पाए इसके चांसेस सो फार दिखाई नहीं दे रहे थे। वैसे भी राजीव गांधी उस टाइम पे क्या बोलते कि भाई हाँ अमिताभ बच्चन का नाम नहीं है, अमिताभ बच्चन को ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं, तो फिर किसका है? मतलब इस बात में तो आप बता ही कुछ नहीं सकते और एक दूसरे से ज़्यादा मिल भी नहीं सकते, क्योंकि मीडिया सीधे सीधे जो है वो बातचीत करने लग जाएगी कि भाई तुम्हारा तो बहुत बड़ा दोस्ती है तो तुमने तो कुछ ना कुछ किया ही होगा। साथ में 1991 में सोनिया गांधी अब ऑब्वियसली चीफ बन गई गांधी फैमिली की। उनके लिए भी सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो रहा था। पहले तो जब राहुल गांधी बाहर पढ़ रहे थे ना 1991 में, जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, तो राहुल गांधी को कैम्ब्रिज से शिफ्ट करा गया था रोलेंस कॉलेज। अब ऑफिशियली तो ये बताया जाता है कि हार्वर्ड में 20-25 हज़ार लोग पढ़ते थे और रोलेंस कॉलेज में 3-4 हज़ार पढ़ते थे। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से रोलेंस कॉलेज में सेफ्टी ज़्यादा थी। असैसिनेशन तो कितनी बड़ी बात हुई थी, राजीव गांधी का असैसिनेशन। तो उस टाइम पे सोनिया गांधी ने अमिताभ बच्चन से हेल्प मांगी थी कि राहुल गांधी की फीस भरने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मे भी शायद राजीव गांधी का जो सेविंग्स वगैरह रही हूँ वो शायद इतना ईजिली अवेलेबल ना हो पाई हो सोनिया गांधी को। तो अमिताभ बच्चन ने $1000 का चेक भेजा था सोनिया गांधी को, जो कि इनफ ही नहीं था यार। $1000 से क्या होता है, आप कहाँ पढ़ रहे हो देख तो लो, फ्लोरिडा की बात चल रही है। अमिताभ बच्चन भी शायद उस टाइम पे जो है वो गंदे सिचुएशन तो फेस कर ही रहे थे, वो भी बेचारे क्या ही करें, मतलब 1991 सब कुछ खराब ही तो चल रहा था। दोनों फैमिली जो है वो एक दूसरे से दूरियां इनकी बढ़ती चली गई। अब अमिताभ बच्चन ने 1995 में जब सेमी रिटायरमेंट के बाद में ना एक दूसरी फिर से कोशिश करी, ABCL एक कंपनी खोली, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। उन्होंने सोचा कि शायद कुछ बन जाए भाई। इस बार वो जो आए थे ना तो वो ये सोच के आए थे कि फिल्म्स का पूरा काम वो खुद करेंगे, मतलब सिर्फ एक्टिंग नहीं करेंगे।
और कुछ और एक्टर्स को लेके भी फिल्म बनाएंगे। फिल्म बनाई भी, मृत्युदाता, मेजर साहब जिसमें अमिताभ बच्चन ने खुद एक्टिंग करी, कोई फिल्म नहीं चली। मेजर साहब तो वो फिल्म थी जिसमें जो क्रू ने काम किया था ना, उनकी सैलरी तक भी नहीं गई थी लोगों की, और वो स्ट्राइक पे बैठ गए थे। और ABCL को चलाने के लिए ना अमिताभ बच्चन ने खूब तो लोन लिया था, 22 करोड़ का लोन तो कैनरा बैंक से लिया था। अपना खुद का जो बंगलो है प्रतीक्षा, उसको भी उन्होंने गिरवी रख दिया, और शायद और लोगों के बिजनेसमैन के इन्वेस्टमेंट भी उस कंपनी में होंगे। उसके बाद उन्होंने एक ब्यूटी पेजेंट लॉन्च किया था, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, बेंगलोर के अंदर। और पता ही आपको कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तो स्विम सूट पहनना होता है लड़कियों को, और इसमें भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगी थी ABCL कंपनी। लोगों ने वहाँ पे गंदे वाले प्रोटेस्ट कर दिए। 1990s की बात कर रहे हैं हम, 1995 1996 की। उस टाइम लोग कंजर्वेटिव बहुत ज़्यादा होते थे। गंदे वाले प्रोटेस्ट हुए, इतने गंदे वाले कि एक बंदे ने तो अपने आप को आग लगा ली और जान दे दी कि यहाँ पे नहीं होगा, इंडियन कल्चर को ऐसा डिस्ट्रॉय करा जा रहा है। और लोग ग्रुप में धमकी दे रहे थे कि मास में लोग साइनाइड खा लेंगे, और फिर उसका जो जिम्मा है ना वो इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट पे लगेगा, जिसमें स्विम सूट पहन के रैंप वॉक वगैरह होंगी। और वो भी ऑब्वियसली फिर फेल हो गया, और ABCL जो है ना वो बैंकक्रप्ट हो गई। वैसे तो जान के घोषित करा गया था बैंकक्रप्ट उसको, लेकिन उस पर 70-80 लाख का डेट था। बैंकक्रप्ट होने के बाद में चलो डेट किसी तरीके से मैनेज भी हो जाए ना, तो अमिताभ बच्चन का जो घर है वो खुद गिरवी है, तो उसको कैसे बचाओगे। अमिताभ बच्चन की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मतलब इमेजिन भी कर पाना इस सिचुएशन को कि भाई आप अर्श से सीधे फर्श पे पहुंच गए हो, जेब में पैसा नहीं है फैमिली रन करने के लिए भी, फेम पावर और जो सब कुछ था वो तो गया ही, अब जेब में पैसा भी नहीं है। जब ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं ना, तो इंसान जो है ना वो चेंज होने के लिए मजबूर हो जाता है। जो मैंने आपको ऊपर कमेंट्स दिखाए थे, तो लोगों को ना बड़ा ईजीली लोग ऐसे करते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन मौका परस्त है, ऐसे हैं। भाई अमिताभ बच्चन ने जो डिसीजन टाइम पे लिए वो ले लिए। अमिताभ बच्चन की जगह कोई भी होता तो वो यूजुअली ऐसे ही डिसीजंस लेता, और इनफैक्ट अमिताभ बच्चन ने तो यहाँ से अपने डाउनफॉल के बाद में उठना शुरू करा। इंसान को वो एडमायर करना चाहिए, क्योंकि भाई उस पोजीशन से ना लोग नशे करने लग जाते हैं, लोग खत्म हो जाते हैं और दोबारा कभी जिंदगी में दिखाई भी नहीं देते, पता नहीं कहाँ खो गए। फिर भी अमिताभ बच्चन ने यहाँ से पिकअप करना शुरू करा दोबारा। यार आप एक बात बताओ, लोगों को कितना आसान होता है ना जज करना। भाई अगर तुम राजीव गांधी के दोस्त हो तो क्या तुम उनकी मदद करने के लिए पॉलिटिशियन नहीं बनोगे। और यहाँ पे ना अमिताभ बच्चन ने एक चीज और रियलाइज कर ली थी कि भाई लीगली मतलब कोर्ट सिस्टम कितना पावरफुल होता है। तुम बाहर कुछ भी बोलते फिर वो कोर्ट लीगल सिस्टम जो होता है ना उसी से फाइनल वर्डिक्ट निकल के आता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आगे बताऊंगा। अब अमिताभ बच्चन ने ना यहाँ से जब इतना सब कुछ देख लिया ना, उसके बाद में उनकी जो हेल्प करने आए थे ना पॉलिटिशियन, वो आए थे अमर सिंह, समाजवादी पार्टी के। इसीलिए जया बच्चन जो है वो आज भी समाजवादी पार्टी में है। उन्होंने उनकी हेल्प करने की कोशिश करी, उन्हें निकाला वहाँ से, उस जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही थी। उसके बाद फिर उन्हें सबसे पहले जो सही चीज मिली वो कौन बनेगा करोड़पति मिली। के बीच में अमिताभ बच्चन, हालांकि अमिताभ बच्चन जो है ना वो खुद पे डाउट करने लग गए थे कि भाई अब मैं टीवी शो करूंगा, क्योंकि भाई कौन बनेगा करोड़पति अभी तो लगता है ना हमें कि कितनी तगड़ी चीज है। उस टाइम वो नया शो और चलेगा भी कि नहीं चलेगा, और टीवी शो करना पड़ रहा है, तो वो अपने आप में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री थी उसमें भी काफ़ी इज्जत बेइज्जती वाली चीज़ हो जाती है। तो अमिताभ बच्चन खैर ब्रिटिश KBC देखने गए थे कि भाई चलो उससे अपना एक तरीके से वैलिडेट करने के लिए, खुद को मन कर्म बनाने के लिए वो वहाँ गए थे। फिर KBC ने उनको काफ़ी रिवाइव किया, उसके बाद में मोहब्बतें जैसी फिल्म आई और अमिताभ बच्चन जो है वो फिर से खड़े हुए। खैर यहाँ से भी अमर सिंह जो थे ना वो कांग्रेस की गुड बुक्स में नहीं आते थे। एक्चुअली समाजवादी पार्टी और ये बहुत सारी पार्टीज जो है ना ये बनी ही 1975 की इमरजेंसी के टाइम पे थी, जब वो इंदिरा गांधी को गंदे लेवल पे अपोज करने के बाद थी। बहुत सारे पॉलिटिशियंस का जन्म उस टाइम हुआ था। तो जो एंटी कांग्रेस है वो ऑब्वियसली गांधी फैमिली के तो गुड बुक्स में नहीं आएगा। तो अमर सिंह की जितने वो क्लोज गए तो गांधी फैमिली को और लगने लग गया कि अमिताभ बच्चन ने उनको धोखा दिया है। अमिताभ बच्चन को लगता था कि गांधी फैमिली ने उनका तब साथ छोड़ दिया जब सबसे ज़्यादा परेशानी में वो थे, क्योंकि गांधी परिवार उसके बाद पावर में आया था। चलो 1989 में वो इलेक्शन हारे थे बोफोर्स स्कैंडल की वजह से, उसके बाद वो फिर से पावर में आए थे, लेकिन सो फार दोनों की तरफ से ही एक दूसरे की हेल्प करने की किसी ने कोशिश करी ही नहीं। और इन दोनों के बीच में इतनी गंदी दूरियां हुई कि जब जब कांग्रेस का टाइम रहा ना तो अमिताभ बच्चन को दुनिया भर के इनकम टैक्स के नोटिसेस और बहुत कुछ लीगल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और अमिताभ बच्चन जो है वो लीगल बहुत लंबे टाइम तक खेला है उन्होंने, बहुत सारे कोर्ट केसेस में और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने लीगल खेला है। तो इंसान है ना वो सिचुएशन से क्रिएट होता है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भाई कोई भी जो सेलिब्रिटी होता है ना भगवान नहीं होता है, बस उसका एक काम जो होता है या दो काम जो होते हैं, स्पेशल स्किल्स उसकी वो ऐसी होती है कि तुम उनको एडमायर कर सकते हो और तुम्हें उससे सीखना चाहिए। उस स्किल को एडमायर करो उस इंसान के साथ।
भगवान कोई नहीं है यार। अमिताभ बच्चन की जिंदगी में उन्होंने इतना सब कुछ सीखा। देखो इंसान छोटी छोटी कैसी चीजें करता है। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ था ना, 2017 में कुमार विश्वास के ऊपर अमिताभ बच्चन ने एक लीगल केस नोटिस भेजा था। क्यों? क्योंकि कुमार विश्वास ने एक कविता इस्तेमाल करी थी और उसको यूट्यूब चैनल पे डाला था जो हरिवंश राय बच्चन की कविता थी, और उसके जो कॉपीराइट्स हैं वो अमिताभ बच्चन के पास हैं। तो अमिताभ बच्चन ने लीगल नोटिस में भेजा था कि ये डिलीट करो वीडियो और साथ में जितना भी रेवेन्यू तुमने कमाया है वो हमें दो। 34 रुपये उसका रेवेन्यू था। एक्चुअली यूट्यूब पे इतना रेवेन्यू नहीं होता है। साथ में वो बंदा उस टाइम पे रेवेन्यू के लिए मोनेटाइजेशन ऑन भी कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी मैटर करता है। तो कुमार विश्वास ने 34 रुपये भेज के और मतलब ट्वीट भी किया था कि मैंने भेज दिए 34 रुपये आपके। तो सुनने में ऐसा लगेगा ना कि अमिताभ बच्चन को ऐसा नहीं करना चाहिए था ये वो। यार इंसान इतना सब कुछ देख चुका होता है, वो देख चुका होता है कि लोग कितना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लोग अपना अपना सोचते हैं और कोर्ट केसेस कितने आसानी से हो जाते हैं, तो वो भी अपना उसी तरीके से डिफेंस कर रहे हैं। इंसान है भाई, मतलब कितने लोग हैं भाई ऐसे जो अमिताभ बच्चन की सिचुएशन से उठ सकते हैं। खैर ये पूरी अमिताभ बच्चन की कहानी थी। बस इसमें एक चीज़ रह गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो स्वीडिश बंदूकें थी ना हावर्ड्स, जिनका ऑर्डर दिया गया था 1400 करोड़ रुपए का, ये कारगिल के वॉर में इंडियन आर्मी के बहुत काम आई थी। इनकी जो रेंज थी ना वो 40-50 किलोमीटर की थी, ये बहुत बढ़िया चलती थी ये। और कारगिल में पाकिस्तान जो है वो ऊपर चढ़ के बैठ गया था ठंड के टाइम में ये रहता था कि पाकिस्तान और इंडिया जो है दोनों नीचे उतर जाएंगे। वो पहले ही ऊपर पहाड़ पे चढ़ के बैठ गए और फिर वहाँ पे उन्होंने कई सारे हमारे पॉइंट्स को कब्जा करके ऊपर से गोली चला रहे थे। ये बोफोर्स कंपनी की जो गन्स थी ना, स्वीडिश गन्स हावर्ड्स है, ये बहुत काम आई उस टाइम पे। नीचे से हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बहादुरी से लड़े, लेकिन सिर्फ 400 कुछ गन्स थे हमारे पास और उनके स्पेयर पार्ट्स एम्यूनिशंस जो है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जब ये बोफोर्स का स्कैंडल हुआ था ना राजीव गांधी के टाइम पे, जब उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि 64 करोड़ रुपए जो है वो इंडियन पॉलिटिशियंस को खिलाए हैं कंपनी ने ऑर्डर लेने के लिए, तो उस कंपनी को बैन कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि भाई तुमने रिश्वत क्यों दी है वो। और उसकी वजह से हमारे पास स्पेयर पार्ट्स, एम्यूनिशंस और बहुत सारी चीज़ें नहीं थी उस बंदूक की। और कारगिल वॉर के बीच में उस बैन को हटाया गया, लेकिन उससे क्या फ़ायदा? वॉर के बीच में भाई कब तो बंदूकें आएंगी या उनके स्पेयर पार्ट्स आएंगे, कब तुम इस्तेमाल करोगे? तो क्या ये जो स्कैंडल हुआ, चाहे वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी उसको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पुश करा अगर उसमें कुछ नहीं निकला तो, या फिर जो स्कैंडल है वो किया गया उस टाइम की गवर्नमेंट द्वारा, तो इसमें जितने भी पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे, क्या वो लोग जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को उन्होंने थ्रेट नहीं किया? क्या उन लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया? क्या उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने का केस नहीं चलना चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केस? तो पॉलिटिक्स जो है वो कितना नुकसान कर देती है नेशनल इंटरेस्ट्स को, इसका बहुत सही एग्जांपल है ये, बताया नहीं जाता यूजुअली। खैर आज इतना ही था।